हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है साए। नन्हे नन्हे दूध मुहे बच्चे, अकेली रूंड पत्नी। नाते रिश्तों का ऐसा कोई नहीं है जो ज़रूरत पर काम आ सके। पति सुदूर अफ्रीका में अस्पताल में बीमार, महीनों तक कोई पत्र नहीं। हर रोज़ वे रंग बिरंगे टिकटों वाले पत्र की राह देखते, परंतु डाकिया भूल से भी इधर झांकता ना था। झांकना मतलब देखता नहीं था। बहुत लंबे अरसे के बाद, अरसे यानी कि समय के बाद, बहुत लंबे अरसे के बाद एक दिन एक पत्र मिला। बड़ा अजीब सा था। यह बहुत करुण, बहुत दर्द भरा। नैरोबी के किसी अस्पताल से लिखा था। रंग भेद के कारण पहले यूरोपियन लोगों के अस्पताल में जगह नहीं मिली, किंतु बाद में कुछ कहने कहलवाने पर स्थान तो मिला, पर इस अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया है। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है, किंतु उसमें भी अब सार लगता नहीं। चंद दिनों की मेहरबानी है, चंद दिनों की मेहमानदारी है। उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा कुछ सोचता नहीं। पास होते तो, लेकिन भरोसा रखना, भगवान सबका रखवाला है। जिसने पैदा किया है वह परवरिश भी देगा। एक औरत जिसको काफ़ी अरसे के बाद अपने पति का पत्र मिलता है, जो अफ्रीका में है, बहुत दूर उनसे, और बीमार है। और उस पत्र में लिखा होता है कि वो बहुत बीमार है और लगता है कि चंद दिनों का मेहमान है, लेकिन वो कहता है कि भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा। पत्नी पत्र पढ़ती है, रोती। अबोध बच्चे रुलाई भरी आंखों से माँ का मुंह ताकते हैं। फिर चिट्ठी पर चिट्ठियाँ डाली उन्होंने, फिर तार। तब कहीं केन्या की मोहर लगा एक विदेशी लिफाफा मिला। लिफाफा यानी कि एनवेलप। लिखा था, परमात्मा का ही यह चमत्कार है कि हालत सुधर रही है। एक नया जन्म मिला, अर्थात फिर एक नया पत्र जिसमें लिखा था कि मेरी हालत सुधर रही है। थोड़े दिनों के बाद फिर पत्र आया, पहले की ही तरह, किसी से बोलकर लिखवाया हुआ। हालत पहले से अच्छी है, चिंता की अब कोई बात नहीं। हमेशा की तरह कुछ रुपए भी पहुंच गए इस बार। बच्चों के मुरझाए मुखड़े खिल उठे। मुखड़े यानी कि चेहरे। अपने पिता की अच्छी तबीयत सुनकर बच्चों के मुरझाए चेहरे भी खिल उठे। ऋण पत्नी का स्वास्थ्य तनिक सुधार की ओर बढ़ा। चिट्ठियां नियमित रूप से आती रही, रुपए भी पहुंचते रहे। उसने लिखा था, हाथ के ऑपरेशन के बाद अब वह पत्र नहीं लिख पाता, इसलिए किसी से लिखवा लेता है। इधर एक नया टाइपराइटर खरीद लिया है उसने। अपने कारोबार का भी कुछ विस्तार कर रहा है। धीरे धीरे कुछ नई ज़मीन खरीदने का भी इरादा है। शहर के पास एक फार्म हाउस की योजना है। घर के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कितने ही प्रश्न थे। बड़ी उत्साहजनक बातें थी विस्तार से। इतना अच्छा पत्र पहले कभी भी ना आया था। सबको स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता यानी कि खुशी हुई। अर्थात इस बार जो पत्र आया उसमें बहुत सारी, ढेरों सारी खुशियाँ लेकर आया था, जिसमें बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ थी। डूबती नाव फिर पार लग रही थी धीरे धीरे। लगभग 3 बरस बीत गए। घर की ओर से पत्र पर पत्र जाते रहे कि अब उसे थोड़ा सा समय निकालकर कभी घर भी आना चाहिए। बच्चे उसे बहुत याद करते हैं, उसे देखने भर को तरसते हैं। जो जो हिदायतें चिट्ठियों में लिखी रहती है उनका अक्षरशः पालन करते हैं। माँ को किसी किस्म का कष्ट नहीं देते। किस्म यानी किसी भी तरह का। कहना मानते हैं, पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं। अज्जू कहता है कि बड़ा होकर वह भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा, इंजीनियर बनेगा, पापा के साथ खूब काम करेगा। अब वह पूरे 12 साल का हो गया है। 6ठी कक्षा में सबसे अव्वल आया है। अव्वल यानी कि प्रथम आया है। मास्टर जी कहते हैं कि उसे वजीफा मिलेगा। वजीफा यानी कि स्कॉलरशिप मिलेगी। उसी से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकता है। तनु अब 18 पार कर चुकी है, यानी कि तनु 18 वर्ष की हो गई है। उसका भी ब्याह करना है। ब्याह नहीं, उसकी शादी करनी है। कहीं कोई अच्छा सा लड़का अपनी जात बिरादरी का मिले
तो चल सकता है। चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें थी। लिखा था कि इस समय तो नहीं, हाँ अगले साल तनु के ब्याह पर अवश्य पहुंचेगा। योग्य वर तो यहाँ भी मिल सकते हैं, पर विदेश में, अफ्रीका जैसे देश में लड़की को ब्याहने के पक्ष में वह नहीं है। अर्थात उसने मना कर दिया कि बेटी को यहाँ अफ्रीका जैसे देश में वो नहीं ब्याहेगा। दहेज की चिंता ना करना, वहीं वर की खोज करना। उसने अपनी पत्नी से कहा, दहेज की चिंता मत करो, लेकिन वर यानी लड़का अपनी लड़की के लिए वहीं खोजो। वर की तलाश में अधिक भटकने की आवश्यकता ना हुई। आसानी से खाता पीता घर मिल गया। शायद इतना अच्छा घराना ना मिलता, लेकिन इस भरम से कि कन्या का बाप अफ्रीका में सोना बटोर रहा है, सब सहज हो गया। अर्थात लगा कि लड़की का जो पिता है वो अफ्रीका में बहुत सारे पैसे कमा रहा है, इसलिए फटाफट से रिश्ता भी हो गया। शादी की तिथि निश्चित हो गई। तिथि यानी कि तारीख। नैरोबी से पत्र आया कि वह समय पर पहुंच रहा है। गहने कपड़े सब बनवाकर वह साथ लाएगा, लेकिन शादी के समय वह चाहकर भी नहीं पहुंच पाया। विवशताओं से भरा लंबा पत्र आया कि इस बीच जो एक नया कारोबार शुरू किया है उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही है। ऐसे संकट के समय में यह सब छोड़कर वह कैसे आ सकता है। हाँ, गहने कपड़े और रुपए भिजवा दूंगा। वर वधू के चित्र उसे अवश्य भेजे। वह प्रतीक्षा करेगा। प्रतीक्षा यानी कि इंतजार करेगा। अब फिर से एक लंबा चौड़ा पत्र आया कि मैं बेटी के विवाह में नहीं आ पाऊंगा। बहुत लंबा कारण है, बहुत गंभीर कारण है, लेकिन गहने और कपड़े में भिजवा देता हूँ और वर वधू का चित्र मुझे अवश्य भेजे। खैर, ब्याह हो गया धूमधाम के साथ। विवाह के सारे चित्र भी भेज दिए। अज्जू ने इस वर्ष कई इनाम जीते। हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में सर्वप्रथम रहा। खेलों में भी पहला। बहुत से सर्टिफिकेट मिले, वजीफा मिला। इनाम में मिली सारी वस्तुओं के फोटो वे पापा को भेजना ना भूले। बदले में कीमती कैमरा आया, गरम सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी आई और मर्मस्पर्शी लंबा पत्र आया। मर्मस्पर्शी यानी कि मन को छूने वाला। एक लंबा चौड़ा पत्र आया। लिखा था कि वह बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है। पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, बच्चे इसी तरह नाम रोशन करते रहें। उनके सहारे वह जिंदगी की डोर कुछ और लंबी खींच लेगा। ये सारा कारोबार सब उन्हीं के लिए तो है। पर अनेक वादे करने पर भी घर आना संभव ना हो पाता। हर बार कुछ न कुछ अड़चने आ जाती और उसका जाना स्थगित हो जाता। यानी वो घर आ ही नहीं पा रहा था। पाँव पर पंख बांधकर समय उड़ता रहा। पाँव पर पंख बांधकर समय उड़ता रहा। अबाध गति थे, यानी कि तेज गति से समय बीतता चला जा रहा था। बच्चों ने लिखा कि यदि उसका इधर आ पाना कठिन हो रहा है तो वे ही सब अफ्रीका आने की सोच रहे हैं। कुछ वर्ष वहीं बिता लेंगे। उत्तर में केवल इतना ही लिखा था कि काम बहुत बढ़ गया है। नैरोबी, मोम्बास के अलावा अन्य स्थानों पर भी उसे नियमित रूप से जाना पड़ता है। यहाँ विश्वास के आदमी मिलते नहीं, इसलिए उसे स्वयं ही जाना पड़ता है। यहाँ के आबो हवा, बच्चों की पढ़ाई, अनेक प्रश्न थे। अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। समय निकालकर कभी वह स्वयं घर आने का प्रयास करेगा। बच्चों की बहुत याद आती है, घर की बहुत याद आती है, लेकिन विवशता है, क्या करें। विवशता यानी कि मजबूरी। अर्थात उसने अपने बच्चों और पत्नी के नाम पत्र लिखा और बताया कि मेरी विवशता है, मैं आना चाहता हूँ, सबसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन नहीं आ पा रहा हूँ। अंत में एक दिन वह भी आ पहुँचा जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। कहीं अच्छी नौकरी की तलाश शुरू हुई, पर पिता के अब भी घर आने की संभावना ना दिखी। तो उसने लिखा, अम्मा बीमार रहती है, बहुत कमज़ोर हो गई है। एक बार अंतिम बार देखना भर चाहती है। अंतिम बार यानी कि आखिरी समय में। प्रत्युत्तर में विस्तृत पत्र मिला। विस्तृत यानी कि एक लंबा चौड़ा। इलाज के लिए रुपए भी, परंतु इस बार अज्जू ने ही जाने का कार्यक्रम बना लिया। अकस्मात पहुंचकर पापा को चुकाने की पूरी योजना के साथ टिकट खरीद लिया। पासपोर्ट, वीज़ा सब देखते देखते बन गया और एक दिन दिल्ली से वह विमान से रवाना भी हो गया। उसके मन में गहरी उत्कंठा थी कि पापा उसे देखकर कितने चकित होंगे। उन्होंने कल्पना भी ना की होगी कि एकाएक वह इतनी दूर एक दूसरे देश में इतनी आसानी से आ जाएगा। उनकी निगाहों में तो अभी वह उतना ही छोटा होगा जब वह निक्कर पहनकर आंगन में गुल्ली डंडा खेलता था।
नैरोबी के हवाई अड्डे पर उतरकर वह सीधा उसी पते पर गया जो पत्र में दिया हुआ था, परंतु वहां ताला लगा हुआ था। हाँ, उसके पिता की पुरानी धुंधली नेम प्लेट अवश्य लगी थी। आसपास पूछताछ की तो पता चला कि एक वृद्ध भारतीय अप्रवासी अवश्य यहाँ रहा करते थे। आसपास पूछताछ की तो पता चला कि एक वृद्ध भारतीय अप्रवासी अवश्य यहाँ रहा करते थे। रात को देर से दफ्तर से घर लौटते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं, निपट अकेले हैं। वह बाहर बरामदे में रखी बेंच पर बैठा प्रतीक्षा करता रहा। प्रतीक्षा यानी कि इंतजार। रात को एक बूढ़ा व्यक्ति ताला खोलने लगा तो देखा एक युवक सामान के सामने बैठा ऊँघ रहा है। उसका नाम धाम पूछा तो उसे अपनी बाहों में भर लिया। बड़े उत्साह से उसका स्वागत किया। भोजन के बाद वे उसे अपने कमरे में ले गए। दीवार की ओर उन्होंने इंगित किया। एक नन्हा बच्चा माँ की गोद में ढुलका किलक रहा है। यह किसका चित्र है? युवक ने गौर से देखा। कुछ झेपते हुए कहा, मेरा। वृद्ध इस बार कुछ और जोर से खिलखिलाए, मेरे बच्चे, तुम इतने बड़े हो गए हो। सच कितने साल बीत गए, जैसे कल की बात हो। उन्होंने उसके चेहरे की ओर देखा। तुम शायद नहीं जानते, तुम्हारे पिता का मैं कितना जिगरी दोस्त हूँ। कितने लंबे समय तक हम साथ साथ रहे, दो दोस्तों की तरह नहीं, सगे भाइयों की तरह। उसी ने मुझे हिंदुस्तान से यहाँ बुलाया था, बड़ी लगन से सारा काम सिखलाया। साथ साथ सांझे में हमने एक कारोबार शुरू किया। कारोबार यानी कि व्यवसाय। नैरोबी की आज यह एक बहुत बड़ी अच्छी फर्म है। यह सब उसी की बदौलत है। कहते कहते वह ठिठक गए। उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोले, तुम्हारी माँ कैसी है? अच्छी है। भाई बहन सब ठीक है? कहीं कोई कठिनाई तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। बस मैं यही चाहता था, यही। हौले से उन्होंने उसका हाथ सहलाया। देर तक शून्य में पलके टिकाए कुछ सोचते रहे। कुछ क्षणों का मौन भंग कर खोए खोए से बोले, देखो बेटे, तिनकों के सहारे को तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साए मात्र के आसरे भंवर से निकलकर किनारे तक आ जाते हैं। हमारा जीवन कुछ ऐसे ही तंतुओं के सहारे टिका रहता है। यदि वे टूट जाएं, छिन छिन होकर बिखर जाएं, तो पल भर में पानी के बुलबुलों की तरह सब समाप्त हो जाता है। जरा सोचो बेटे, वे खांसे, अगर तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 10-15 साल पहले हो जाती तो क्या होता? भले ही वे एक अच्छी रकम तुम्हारे नाम छोड़ जाते। उन्होंने युवक के असमंज में डूबे गंभीर चेहरे की ओर देखा। रुपए रेत में गिरे पानी की तरह कहीं विलीन हो जाते। विलीन यानी कि गायब। और तुम अनाथ हो जाते। तुम्हारी माँ घुल घुल कर कब की मर चुकी होती। तुम इतने हौसले से पढ़ नहीं पाते। जहाँ तुम आज हो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। निराशा की, हताशा की, असुरक्षा की इतनी गहराई खाई में होते कि वहाँ अंधेरे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता तुमको। उन्होंने अपने सूखे होठों को जीभ की नोक से भिगोया। हम दुर्बल होते हुए, असहाय, अकेले होते हुए भी कितने कितने बिहड़ वनों को पार कर जाते हैं, सहारे की एक दृष्टि डोर के सहारे। उनका गला भरा है। तुम्हारे पिता तो तभी गुजर गए थे। अपने साझे कारोबार से उनके ही हिस्से के पैसे तुम्हें नियमित रूप से भेजता रहा। कितने वर्षों से मैं इसी दिन के इंतजार में था। उनका गला भरा है। डबडबाई आंखों से वे दीवार पर टके एक धुंधले से चित्र की ओर ना जाने क्या सोचते सोचते हुए देखते रहे। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बढ़ाओ। तुम सरसब्ज हो गए। मेरा वचन पूरा हो गया जो मैंने उसे मरते वक्त दिया था। अर्थात एक सच्चे दोस्त ने एक सच्ची दोस्ती निभाई। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह मौलिक ज्ञान मिलता है कि हमें अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। कठिन समय में लोगों की सहायता करना हमारा कर्तव्य होता है। जाने आपकी सहायता किसकी नैया कैसे पार लगा दे। इसका फल आपको ही मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये पाठ आपको बहुत पसंद आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।